बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े अब भी जारी हैं। हमने देखा करीब 2393 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में कर दिखाई है। डीआईएस ने 1948 करोड़ की खरीदारी की है। और वायदा बाजार की अगर बात करें, कल जहां खरीदारी के आंकड़े एफआईएस की तरफ से वायदा बाजार में थे, आज वहां पर भी बिकवाली देखने को मिली है। देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में 644 करोड़ की बिकवाली है, इंडेक्स ऑप्शंस में 512 करोड़ की बिकवाली है। तो क्लियरली सिर्फ डीआईएस की कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत कैश मार्केट में और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से बिकवाली का रुख जो है वो अब भी जारी है। तो शुरुआती संकेत विदेशी बाजार से जो आ रहे हैं वो मिले जुले हैं। फंड एक्शन अगर देखें, संस्थागत निवेशकों ने डीआईएस को अगर छोड़ दें, एफआईएस ने बिकवाली की है। अब ऐसे में आज की शुरुआत अगर हम समझना चाहें भारतीय बाजार के लिए हमें क्या कुछ करना है, मार्केट एक्सपर्ट का नजरिया बाजार पर क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। और बताने के लिए हमारे साथ अब क्षितिज गांधी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से जुड़ गए हैं। क्षितिज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। भारतीय बाजार के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन आपको कैसा लग रहा है, एक दिन पहले वीकली एक्सपायरी से? और भारतीय बाजार में कल हमने देखा निफ्टी में बिकवाली के साथ क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी ने हालांकि मार्केट्स में अपने आप को संभाला। क्या लगता है आज की शुरुआत कैसी होगी, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके हिसाब से? क्षितिज, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, चलिए, क्षितिज हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन मार्केट्स पर उनका नज़रिया जो है, उनकी कॉल्स जो हैं वो हमारे पास है और वो समझ लेते हैं। निफ्टी के लिए की लेवल्स की अगर बात करें, सपोर्ट जोन्स जो हैं 16,000, 15,900 इन लेवल्स पर सपोर्ट आप देखकर चल सकते हैं। रेजिस्टेंस 16,250 से 16,400 इन लेवल्स को मानकर चलें। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स की अगर बात करें, 33,900 से 34,000 इस दायरे को एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। और बैंक निफ्टी के लिए ही रेजिस्टेंस की अगर बात करें, 34,500 से 34,800 इस दायरे को आपको एक रेजिस्टेंस के तौर पर मानकर चलना है। चलिए, ये तो इंडेक्स की बात हुई, लेकिन इंडेक्स के अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या आ रहे हैं? एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों पर ही बिकवाली की रणनीति यहाँ पर क्षितिज की तरफ से आती हुई दिख रही है। एसबीआई में अगर आप आज के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से कुछ करना चाह रहे हैं तो सेल कॉल्स इनिशिएट करके चल सकते हैं। 472 के स्टॉप लॉस के साथ 445 के टारगेट्स को यहां पर मानकर चलना होगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर भी बिकवाली की राय है, करीब 90 के लेवल्स पर टारगेट्स को मानकर चले और 99 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा बिकवाली करने की राय। क्लियरली बैंकिंग स्पेस में क्षितिज का बेरिश नजरिया है, बिकवाली की रणनीति। और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखेंगे, हमने देखा क्लियरली तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में लाल निशान के साथ कारोबार जरूर दिखा था, एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंक निफ्टी ने भी अपने आप को संभाला था, लेकिन आज एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा पर नजर रहेगी क्योंकि सेल कॉल्स एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। चलिए क्विकली शरद के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नंबर्स आए। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले ग्रासिम के आंकड़े के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो आय में 45% का ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि मार्जिन्स में दबाव देखने मिले, लगभग 13% आया है, 7% का जो है घटाव देखने मिला है। लेकिन याद रखिए, कंपनी की एक इम्पॉर्टेंट कमेंट्री आई है पेंट बिजनेस में, वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो डबल कर दी है, तो इस पे जो है स्टॉक रिएक्शन देखने मिल सकता है। अदानी पोर्ट्स के आंकड़े हैं, सारे जो एनालिस्ट के एस्टिमेट्स थे उसमें सब में मिस हुए हैं। देखा जाए तो आय में भी सिर्फ 6% का ऑलमोस्ट ग्रोथ देखने मिला। हालांकि जो पैट है वो लगभग जो है आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20.5% गिरा है। लुमैक्स इंडस्ट्रीज़ के आंकड़े अच्छे आए हैं और ऑफ कोर्स एबिडा के भी नंबर्स जो हैं इनमें अच्छी ग्रोथ देखने मिली है, ऑलमोस्ट 49 करोड़ से 57 करोड़ पे हो गई है। और सरप्राइजिंगली मार्जिन्स में भी ग्रोथ देखने मिला है। ऑटो एंसिलरी की दूसरी स्टॉक है मिंडा इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे आय में 8% का ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि जो आप कह सकते हैं कामकाजी मुनाफे में जो है दबाव देखने मिली है। शुगर स्टॉक में फोकस करेंगे, श्री रेणुका शुगर अच्छे नतीजे आए हैं, 67% आय में ग्रोथ देखने मिला है। और मार्जिन्स में लेकिन दबाव ज़रूर है, लगभग 600 बेसिस पॉइंट्स का दबाव देखने मिला है। और वो दबाव जो है मार्जिन्स का स्ट्राइड्स फार्मा में भी देखने मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो आय में 5% का जो है डी ग्रोथ देखने मिला है। और मार्जिन्स की बात करें तो 1200 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा जो है गिरावट देखने मिली है। फिनिक्स मिल्स जो है आप ऑफकोर्स अनलॉक थीम चल रही थी और ईयर बेसिस पे जो लो बेस देखा था पिछले साल, इस साल जो है आय में आप 30% के ऊपर, मुनाफे में भी जो है आप लगभग 60% का ग्रोथ
देखने मिला तो ये स्टॉक ज़रूर फोकस में रखिएगा। शुगर स्पेस से दालमिया शुगर भी फोकस में रहेगी और अच्छे आंकड़े आए हैं। जिस तरह श्री रेणुका शुगर के नंबर्स आए थे, आय में लगभग 75% का ग्रोथ देखने मिला है और अगर मार्जिन देखें वो ऑलमोस्ट आधे हो चुके हैं। तो ऑफकोर्स जो है मिले जुले नतीजे दिख रहे हैं। टॉप लाइन नंबर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं शुगर कंपनीज़ के, अनलॉक थीम के स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं। और आखिर में जो है राइट्स के बारे में बात करूँगा, यहाँ पे भी लगभग 22% का आय में जो है ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि जो मुनाफा है वो सपाट है। शरद, ये तो हुई नंबर्स की बात, लेकिन साथ ही खबरें कौन सी हैं, ट्रिगर्स कौन से हैं जो कि आज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स ओवरनाइट आई हैं कि इन्फ्लेशन को कर्ब करें, उस पर फोकस रहेगा। और उस पर पहले सबसे पहले शुगर स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि शुगर एक्सपोर्ट्स को एक लिमिट पे लगा दिया जाएगा। 100 लाख टन जो है उसका एक लिमिट रहने वाला है इस शुगर सीजन में। बट ओवरऑल इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं देखने मिल सकता क्योंकि 10 से 15% ही रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है शुगर स्टॉक्स में। और कल जो है एक रिवर्सल भी आ गया था मार्केट बज़ के कारण और स्टॉक्स जो है रिकवर कर गए थे 2 से लेकर 8% तक ट्रेडिंग के सेशन में। अदानी, विल्मर और मारिको जैसे FMCG स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो लगभग 20 लाख टन जो है क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल वो इंपोर्ट कर सकते हैं एक साल 2 साल के लिए। और जो 2 साल है यहाँ पे कोई सेस ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, ना कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा और हर साल के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा टीटागढ़ वैगन फोकस में रहेगा। इनका सबसे बड़ा आज तक का ऑर्डर आया है रेलवे से और ये ऑर्डर है लगभग 24,000 वैगन का और इसका जो ऑर्डर साइज़ है 7,838 करोड़। आंकड़ा बड़ा है तो स्टॉक पे फोकस रखिएगा। गेल फोकस में रहेगा। आज उनकी बाईबैक खुलेगी। बाईबैक का प्राइस 190 रुपये प्रति शेयर है और बाईबैक साइज लगभग 1083 करोड़ रुपीस के लिए है। कॉर्पोरेट एक्शन में जो है जेएम फाइनेंशियल फोकस में रहेगा। बोर्ड की मंजूरी हो गई है कि डीमर्ज करने वाले अपने प्राइवेट वेल्थ और PMS आर्म को और इस आर्म जो है ये लगभग 18% कंट्रीब्यूट करती है टोटल आय में। अनुपम रसायन भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे लगभग 800 करोड़ की जो फंड है रकम है जुटाने की जो है बोर्ड की अप्रूवल मिल चुकी है और ये QIP इशू द्वारा होने वाला है तो स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। TCI एक्सप्रेस में बोर्ड का जो है 27 मई को मीटिंग है, वो विचार करेंगे बाईबैक को लेके। और आयन एक्सचेंज को भी जो है एक ऑर्डर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिला है ऑलमोस्ट सी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लगभग 150 करोड़ रुपए के लिए। और आखिर में बात करेंगे मिंडा इंडस्ट्रीज़ के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस है। सबसे पहला है कि बोनस इशू, एक शेयर अगर आप होल्ड करते थे एक और शेयर आपको मिलेगा और इसके अलावा 1000 करोड़ जो है रकम जो है डेट के द्वारा जो है कंपनी रेस करने वाली है और कंपनी का जो ब्रांडिंग है अब वो ऊनो मीडिया करने वाली है। तो ऑफकोर्स ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट एक्शंस डेवलप हो रहे हैं आपके ऑटो एंसिलरी स्पेस में। बिल्कुल शरद, आपका शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो देखिए ढेर सारे ट्रिगर्स, खबरें और साथ ही रिजल्ट्स तो हैं ही और रिजल्ट हैवी डेज इन दिनों चल रहे हैं। कई सारे रिजल्ट्स एक एक करा रहे हैं। निफ्टी FNO के रिजल्ट्स की भी एक लंबी लिस्ट है जो कि आज भी आती हुई देखने को मिलेगी और साथ ही कैश स्पेस के भी कई सारे नंबर्स, बिकॉज हम बिल्कुल बीच में हैं रिजल्ट सीजन के और लॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जिस पर फोकस रहता है और इन पे रिएक्शंस भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे। आज BPCL और इंटरग्लोब एविएशन के नतीजे आने वाले हैं और सबसे पहले आइए सौमित से समझ लेते हैं कि BPCL के नतीजों को लेकर अनुमान क्या है। सौमित बताएं, BPCL के नंबर्स, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी की अगर आप रिजल्ट देखते हैं ऑन Q-on-Q बेसिस तो थोड़ा म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यूज 25% से ऊपर हो सकते हैं बट EBITDA जो है उसमें करीब 6% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स भी लोअर आने की एक्सपेक्टेशंस है 3.1% पे और नेट प्रॉफिट ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस हायर हो सकता है क्लोज टू 2,900 करोड़ रुपीज़। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो कि रिफाइनिंग बिजनेस का की नंबर होता है वो 43% हायर हो सकता है सिक्वेंशली क्लोज टू $13.9 प्रति बैरल के आसपास। और रिफाइनरी थ्रूपुट अगर आप देखेंगे तो वो भी सिक्वेंशली 2% हायर होने की एक्सपेक्टेशंस है 8.1 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास। अब फोर्थ क्वार्टर में इन्वेंट्री गेंस और रिफाइनिंग बिजनेस के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण नंबर्स में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है बट जो मार्केटिंग बिजनेस होगा वो वीक आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब कंपनी का इन्वेंट्री गेंस इसलिए आएगा फोर्थ क्वार्टर में क्योंकि ब्रेंट क्रूड फोर्थ क्वार्टर में हायर एवरेज कर रहा था थर्ड क्वार्टर के कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे। बट जो
टोटल क्वांटम होगा इन्वेंट्री गेन का वो ऑन अ क्यू बेसिस थोड़ा कम हो सकता है। इसी कारण हमें एबिटा में 6% का डिक्लाइन दिख रहा है। रिफाइनिंग बिजनेस में अगर हम देखते हैं तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है जो कि एशिया का बेंचमार्क है वो हायर एवरेज कर रहा था $8.1 के आसपास, और इसी कारण रिफाइनिंग बिजनेस का अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। और अगर आप मार्केटिंग बिजनेस देखेंगे तो फ्यूल प्राइसेस चेंज ना होने के कारण और ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ने के कारण जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन है जो कि ऑयल रिफाइनर या ऑयल मार्केटर डीजल और पेट्रोल बेच के कमाता है वो नेगेटिव था फोर्थ क्वार्टर में, और इसी कारण मार्केटिंग बिजनेस थोड़ा सा वीक आ सकता है। अर्निंग्स के अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, पहले तो डिविडेंड अनाउंसमेंट कितना करता है कंपनी, उसी के साथ मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है ऑन इम्पैक्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी कट, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है रिटेल फ्यूल प्राइसेस के इम्पैक्ट के बारे में जिसमें हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है काफ़ी दिनों से, और मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन डाइवेस्टमेंट और ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन के आउटलुक के बारे में क्या कमेंट्री है और क्या आउटलुक है, ये जानना इंपॉर्टेंट रहेगा बीपीसीएल के अर्निंग्स से। ओके ज़ोमित, ये तो बीपीसीएल के नतीजों का अनुमान, लेकिन साथ ही इंटरग्लोब एविएशन के भी तिमाही नतीजे आने वाले हैं। इन नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं आप? इंडिगो के अगर फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़े म्यूटेड आने की एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यूज़ जो है वो 5% नीचे हो सकते हैं कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। एबिटा जो कि की ऑपरेशनल नंबर होता है एयरलाइन कंपनी के लिए वो 34% डिक्लाइन कर सकता है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। मार्जिन करीब 14.2% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है, और कंपनी फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY22 में फिर से नेट लॉस रिपोर्ट करेगी, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट की, और नेट लॉस का नंबर करीब 400 करोड़ के आसपास हो सकता है। लास्ट क्वार्टर कंपनी ने करीब 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। अब क्यू ऑन क्यू नंबर्स खराब इसलिए आएंगे क्योंकि कोविड का एक इम्पैक्ट था फोर्थ क्वार्टर में, और फ्यूल प्राइसेस भी काफ़ी हाई थे ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस। ना कोविड के इम्पैक्ट के कारण अगर आप देखते हैं तो जो डेली पैसेंजर ट्रैफिक था वो 2.7 लाख पे गिर गया था। थर्ड क्वार्टर में ये नंबर करीब 3.3 लाख के आसपास था। एवरेज पैसेंजर लोड फैक्टर भी अगर आप देखेंगे तो वो नीचे आ गया था करीब 77% पे। लास्ट क्वार्टर ये नंबर 80% के आसपास था। अब कंपनी ने टैरिफ हाइक लेने के कारण अगर आप देखते हैं तो यील्ड्स जो होती है वो 4.9 पे बढ़ जाएगी। लास्ट क्वार्टर ये नंबर 4.4 पे था, बट जो भी टैरिफ हाइक लिया था कंपनी ने वो कॉमेंसुरेट नहीं था फ्यूल प्राइस हाइक को पास ऑन करने के लिए। और क्योंकि आप अगर देखते हैं तो ईयर टू डेट जो फ्यूल प्राइस बढ़े हैं वो करीब 66% से डोमेस्टिक ATF प्राइसेस बढ़ चुके हैं ईयर टू डेट अगर हम देखते हैं तो। रिजल्ट्स के अलावा और किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, पहले तो कंपनी का आउटलुक क्या है ओल्डर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए, उनका एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी क्या है टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में, उसी के साथ जो इंटरनेशनल ट्रैवल अब खुल गया है उस पर वो कैसा ग्रोथ देख रहे हैं, पैसेंजर बिहेवियर कैसा रहा है टैरिफ हाइक्स लेने रेट हाइक्स लेने के बाद, और नए CEO का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा आगे जाके, ये जानना इंपॉर्टेंट होगा इंडिगो रिजल्ट से। ओके ज़ोमित, शुक्रिया आपका ये दोनों ही कंपनियों के नतीजों के एक्सपेक्टेशंस हमें बताने के लिए। तो दिन के दौरान नंबर्स आते हुए दिखेंगे और नंबर्स जैसे ही आएंगे हम आप तक रिव्यूज़ भी ज़रूर पहुंचाएंगे। चलिए, वामाक्षी हमारे साथ जुड़ी हैं और हर रोज़ की तरह ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स वो हमें बताएंगी। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज कौन सी आई हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। CLSA ने टाटा मोटर्स पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 480 प्रति शेयर का। जैगवार के वॉल्यूम्स है उसमें अभी भी गिरावट जारी है। चिप सप्लाई सिचुएशन वो ईज होती हुई नजर आ रही है जो उसके वॉल्यूम ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। इसी के कारण CLSA ने टाटा मोटर्स पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी। JP मॉर्गन ने सेल पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 135 प्रति शेयर का। मजबूत कैश जनरेशन के कारण डेट लोअर हो सकता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी सेंटिमेंट एक ओवरहैंग है, हालांकि जो अर्निंग्स है वो काफ़ी मजबूत आए थे। EBITDA पर टन में भी इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है ड्रिवन बाय वॉल्यूम्स, और इसी के कारण JP मॉर्गन ने सेल पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी। क्रेडिट स्विस ने किम्स पर कवरेज शुरू की है न्यूट्रल की रेटिंग के साथ और उसका लक्ष्य रखा है 1150 प्रति शेयर का। मार्जिन्स मॉडरेट हो सकते हैं। किम्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखें तो वो सिर्फ हैदराबाद के 2 हॉस्पिटल्स में कॉन्सेंट्रेटेड है और जो मौजूदा हॉस्पिटल्स है उसमें भी ग्रोथ लो है। हालांकि बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है फर्दर एक्सपेंशन फंड करने के लिए, जिसके कारण क्रेडिट स्विस ने किम पर न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की। और आखिर में CLSA ने आदित्य बिरला फाइनेंस फैशन एंड रिटेल पर रेटिंग को अपग्रेड किया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग से खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस रखा है
355 प्रति शेयर का जो टॉप लाइन है उस चौथे तिमाही में काफ़ी मजबूत मोमेंटम नज़र आएगा और जो प्राइमरी कैपिटल इन्फ्यूजन है जो 2200 करोड़ का GIC से उससे एक्सपेंशन प्लान्स भी फंड होंगे। तो ये थे आज के ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। ओके वामाक्षी, शुक्रिया ये सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में जो अपडेट्स आते दिखेंगे दिन के दौरान वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे और आगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का इम्पैक्ट भी क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए इक्विटी मार्केट्स की हमने बात की, कमोडिटी मार्केट पर कहाँ आज रखी जाए नज़र ये भी समझ लेते हैं। कमोडिटी मार्केट्स पर अपना आउटलुक बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। शुरुआत में आज बुलियन मार्केट से ही करना चाहूँगी। सोने चांदी की चाल जिस तरह से हम देख रहे हैं घरेलू बाजार में तो हम देख ही रहे हैं एक इम्पैक्ट लगातार देखने को मिल रहा है और लगातार दूसरे दिन डॉलर में जो कमजोरी है उसका इम्पैक्ट बुलियन मार्केट पर है, चमक बढ़ती दिख रही है। आपकी राय क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। डेफिनेटली कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट था। मॉर्निंग सेशन में हमने देखा प्राइजेस में थोड़ा रिट्रेस होता हुआ दिखाई दिया $1850 पे, बट जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड में जो गिरावट चल रही है और साथ में ECB के जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि कहीं ना कहीं रेट हाइक आगे हो सकती है, जिसके चलते हमने डॉलर में कंटिन्यूस गिरावट देखी और डॉलर की गिरावट के चलते सोने चांदी में हमने अच्छी बढ़त कल के सेशन में भी आती हुई देखी। कल हमने देखा प्राइजेस 51,200 के ऊपर अच्छे से ब्रेक कर पाया था, तो आज भी ये कैरी इन रहेगा फेड मीट से पहले इसमें हमें लगता है 51,100 के करीब गोल्ड को लेके चल सकते हैं। 51,550 से 51,650 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में $22 के ऊपर प्राइजेस अच्छे से सस्टेन कर रहा है, जिसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट पे 62 के ऊपर होल्ड करने पे हम 63,000 तक का भी लेवल देख पाएंगे। इसी को देखते हुए 61,700 पे लेके चलना है, जो 62,600 तक का एक जंप मिल सकता है। ओवरऑल टर्न जो रहेगा ये हफ्ता वो सोने और चांदी के लिए पॉजिटिव रहेगा। चलिए ओवरऑल ट्रेंड जो है सोने चांदी के लिए पॉजिटिव है और इसी के चलते करंट सिचुएशन को देखते हुए खरीदारी के मौके अजय जी की तरफ से यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी जो है वो बाय कॉल्स के आती हुई दिख रही है। लेकिन साथ ही कच्चे तेल की चाल पर भी अपना नजरिया बताएं अजय जी, क्योंकि तंग सप्लाई की वजह से हम देख रहे हैं कच्चे तेल में लगातार तेजी बनी हुई है। घरेलू बाजार, डोमेस्टिक मार्केट्स और साथ ही ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह के लेवल्स आप इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? डेफिनेटली कच्चे तेल की भी बात करें तो कल हमने थोड़ा बहुत पुलबैक देखा, जिस ढंग से चाइना में कोविड-19 के कर्व थोड़े कम भी हो रहे, बट अभी भी एनर्जी डिमांड को कंसर्निंग है। साथ में हमने यूएस के भी स्टेटमेंट देखे जहाँ पे रिजर्व ओपन करने की बात हो रही है। इनफैक्ट कल डावोस में भी पीयूष गोयल जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं आगे जाके तेल के भाव कम होंगे, बट कहीं ना कहीं अभी भी जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में कंसर्न है रिसेशन को लेकर, और साथ में सप्लाई इशू तो हम पहले से देख ही रहे वो बना हुआ है, जिसके चलते ब्रेंट आज भी 112 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। इन सबको देखते हुए कल की गिरावट के बाद आज एक थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जो मई वायदा 8,500 पे लिया जा सकता है। अपसाइड लिमिटेड रहेगा, पर 8800 तक का लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। ओके और अजय जी क्विकली आप बेस मेटल्स पर भी अपना नजरिया बताएं। करंट लेवल्स पर जो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं ट्रेंड, क्या कोई पर्टिकुलर मेटल है जिस पर कोई स्ट्रैटेजी बन रही है? बिल्कुल, पूरे बेस मेटल का जो लीडिंग इंडिकेटर है वो है कॉपर। कॉपर में हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए देखा। कल मॉर्निंग सेशन में थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्टेड था, जिसके चलते 772 तक का एक पुल बैक देखा, बट कहीं ना कहीं चाइना ओपन अप हो रहा है, डिमांड वापस रीइमर्ज हो रही है, जिसके चलते कॉपर को अच्छा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लिए 776 पे कॉपर मई वायदा लेते चलिए। अप साइड में हमें लगता है 784 से 790 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। चलिए राय कॉपर में खरीदारी की राय मई कॉन्ट्रैक्ट के लिए आते हुई। अजय जी शुक्रिया आपका ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज हमें बताने के लिए। तो ओवरऑल कमोडिटी मार्केट्स में एक्शन जो है वो बिल्कुल नजर आ रहा है और इसी के चलते गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और साथ ही कॉपर भी बेस मेटल्स की चाल में भी खरीदारी के मौके एक्सपर्ट की तरफ से आते हुए। तो क्लियरली एक्शन पैक होगा कमोडिटी मार्केट्स का आज का दिन, जिस पर नजर रखनी होगी।